दिल्ली में जो संसद भवन है, पुराने संसद भवन में जो प्रतिमाएं वहाँ महापुरुषों की लगी हैं, जिनमें एक बाबा साहब की प्रतिमा भी लगी है, उसको वहाँ से हटाया गया है। नमो बुद्धा, जय भीम। एक्चुअली 2024 का चुनाव ये कोई आम चुनाव नहीं था, ये एक बहुत ही विशेष चुनाव था। इस चुनाव में देश की राजनीतिक पार्टियां चुनाव नहीं लड़ रही थी। इस चुनाव में मोदी और संघ और देश की जनता के बीच ये चुनाव हो रहा था। ये चुनाव विशेष क्यों है? क्योंकि मोदी जी 10 साल से शासन में हैं। मोदी के 10 साल के शासन ने जो इस देश की जनता को रौंदा है, जो इस देश की जनता को कुचला है, जो इस देश की जनता में बेरोजगारी बढ़ाई है, जो इस देश की जनता के लिए महंगाई पैदा की है, उससे जनता इतनी त्रस्त थी कि मोदी सरकार को एक मिनट भी सत्ता में देखना नहीं चाहती। मगर मोदी सरकार ने अपने पुराने चरित्र के अनुसार, मोदी संघियों का चरित्र रहा है कि किसी भी तरह कोई भी छलावा करके, कोई भी झूठ बोल के, कोई भी पाखंड रचा के सत्ता में हमें बनाए रहना है। इसी तरह 10 साल से मोदी संघियों का यह झुंड और मोदी संघियों का यह पूरा ग्रोह सत्ता में बैठा हुआ है। जनता इससे बहुत त्रस्त थी। 2024 के चुनाव से जनता को बहुत उम्मीदें थीं, लेकिन फिर भी चुनाव हुआ। चुनाव उतना फेयर नहीं हुआ जितना फेयर रहना चाहिए था। चुनाव आयोग है इस देश में, लेकिन चुनाव आयोग की भूमिका हमेशा ही संदिग्ध बनी हुई है। 10 साल से मोदी शासन में चुनाव आयोग जनता का या देश का चुनाव आयोग ना रहकर मोदी संघियों का चुनाव आयोग बना हुआ है और बड़े पैमाने पर हेरा फेरी की जाती है। इस 2024 के चुनाव में भी जो कुछ, सब जगह नहीं लेकिन कुछ प्रदेशों में जो हेरा फेरी हुई है, उसके रिफ्लेक्शन साफ तौर पर नज़र आ रहे हैं। दिल्ली में 7 सीट भाजपा के द्वारा जीतना, पूरा का पूरा रिजल्ट एकदम संदिग्ध है। भाजपा यहाँ एक भी सीट जीतने की स्थिति में नहीं थी, लेकिन ये बड़ी हेराफेरी करके शायद चुनाव जिताया गया है, ऐसा जनता को लगता है। क्योंकि दिल्ली की पृष्ठभूमि मोदी के लिए, मोदी संघियों के लिए इतनी खराब थी कि वो उसका नाम भी नहीं लेना चाहते थे, लेकिन 7 सीट जिताकर उन्होंने ये दिखा दिया है कि बहुत बड़े पैमाने पर हेराफेरी की गई है। इसी तरह जो है बिहार में जो चुनाव जीता है, बिहार की पृष्ठभूमि देखते हुए जिस तरह से चुनाव चल रहा था, जिस तरह वहाँ लोगों में जोश था, जिस जोश के साथ लोग तेजस्वी यादव की सभाओं में इकट्ठा हो रहे थे, गठबंधन की सभाओं में जा रहे थे और गठबंधन को सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन नीतीश कुमार का जीतना वहाँ भी संदिग्ध है। वो किस लेवल पर हेराफेरी की गई है, इसके सबूत तो हमारे पास नहीं हैं और ना सबूत देने की स्थिति में कोई होगा, क्योंकि ये उतने उच्च स्तर पर हेराफेरी की गई है कि जनता की पकड़ में ही नहीं आएगा। और जनता की पकड़ में जो हेराफेरी आती भी है तो उस पर भी कोई संज्ञान नहीं लिया जाता है। कुछ असेंबली या संसदीय चुनाव में जो चुनावों की संख्या, जितने वोट पड़े हैं और जितने गिनती के बाद जो उसकी संख्या बताई गई है, उनमें बड़ा फ़र्क है। तो इस फ़र्क का मतलब क्या है? आज तक चुनाव आयोग उस पर स्पष्टीकरण देने की भूमिका में नहीं है। वो उस पर स्पष्टीकरण देने के बजाय जो है इधर-उधर की बातें करता है। तो ये सब चीज़ें संदेह पैदा करती हैं जनता के मन में कि चुनाव निष्पक्ष नहीं हो रहा है। देश की जनता में ये एक बहुत बड़ा संदेश जा रहा है। इस चुनाव में कहीं कुछ गड़बड़ियाँ नहीं हो पाई हैं, लेकिन अधिकतर, जैसे हमने दिल्ली में देखा, बिहार में देखा, मध्य प्रदेश में देखा, कुछ और जगहों पर जो ये बड़े पैमाने पर हेराफेरी की गई है। और अदरवाइज़ अगर ऐसा नहीं होता तो मोदी संघियों के लिए इस देश की ज़मीन इतनी ख़राब थी, इस चुनाव में इतनी ख़राब हो चुकी थी कि कोई भी मोदी संघियों का नाम भी नहीं लेना चाहता था और अपने इलाकों में घुसने भी नहीं देना चाह रहा था। लेकिन फिर भी 240 सीटें भाजपा के द्वारा जीतना एक अजूबा ही है, वरना तो इनकी सीटें यहाँ 150 भी नहीं आ रही थी इस देश में। 240 सीट जीतना, ये बाकी 150 240 कम से कम 90 सीटों का घपला है।
90-100 सीटों पर घपला जरूर हुआ है, पूरे देश में हुआ है, कहाँ कहाँ हुआ, कैसे हुआ ये तो हमको नहीं पता, लेकिन ये चुनाव आयोग को पूरा पता होना चाहिए। चुनाव आयोग जो है मोदी संगियों के साथ मिला हुआ है। चुनाव आयोग जो है हमेशा ही संदिग्ध बना हुआ है, उसकी प्रतिष्ठा जो एकदम गर्त में है, एकदम नीचे है, लेकिन वो उस पर ध्यान ही नहीं दे रहा, वो अपना काम किए जा रहा है। चुनाव के दौरान मोदी ने जो आचार संहिता का उल्लंघन जितना किया, जितने जो है जितने जो जितने उन्होंने अपने भाषण दिए, उसमें नफरती भाषण जितने दिए, मोदी से ज़्यादा नफरती भाषण किसी ने दिए, लेकिन चुनाव आयोग एकदम शांत रहा, किसी पे कोई एक्शन नहीं लिया, कोई उनको चुनाव प्रचार से रोका नहीं गया। यह बताता है कि यह चुनाव आयोग मोदी के साथ मिला हुआ है, संघियों के साथ मिला हुआ है, इसलिए इसको बदलना देश की प्राथमिकता में होना चाहिए। जो अभी चुनाव हुए हैं उसमें जो लोग जीत कर आए हैं, उनका ये संसद में ये डिमांड होना चाहिए कि चुनाव आयोग को बदला जाए, तुरंत बदला जाए, और चुनाव आयोग की नियुक्ति पहले की तरह हो। जो इन्होंने कानून बनाया है, जो मोदी संघियों ने कानून पिछली दफ़ा बदला, उसको जो है रेस्टोर किया जाए, उसको बदला जाए। इस तरह चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं हो सकता, जो जिस तरह इस चुनाव आयोग की नियुक्तियाँ अब हो रही हैं। तो देश की चुनाव आयोग की प्रतिष्ठा को ध्यान में रखते हुए, देश में चुनाव आयोग की निष्पक्षता को बरकरार रखने के लिए ये सारे बदलाव तुरंत ही किए जाने चाहिए। इस सरकार में, मोदी की तीसरी सरकार में, ज़्यादातर मंत्री जो है भाजपा और संघी पृष्ठभूमि के हैं। पहले से 26 मिनिस्टर जो पहली सरकार में थे, उसी में वो रिपीट किए गए हैं। वो सभी संघी मानसिकता के लोग हैं, फांसीवादी हैं, तो उनसे कोई अच्छी उम्मीद नहीं की जाती। तो ये सभी संघी मानसिकता के लोग अगर इस सरकार में रहेंगे तो जनता के लिए कोई अच्छे काम नहीं कर सकते। इनसे देश को जो है सावधान रहना चाहिए। जो सहयोगी दल हैं, जैसे आंध्र प्रदेश के नायडू जी हैं और नीतीश जी हैं बिहार से, इनका खास कोई रोल नहीं है, इनको कोई तवज्जो नहीं दी गई है, ये तो किनारे बैठा दिए गए हैं। इस हो सकता है कि या तो आने वाले 3 महीने में इनके सांसदों को खरीदा जाएगा और फिर जो है ये इन पार्टियों को ख़त्म कर दिया जाएगा। ऐसा ही मोदी संघियों का चरित्र ऐसा ही रहा है। पिछले 10 साल में बहुत सारी सरकारें इन्होंने इसी मेथड से गिराई। इनके पास बहुत पैसा इकट्ठा इन्होंने किया हो, चुनावी चंदे से के माध्यम से किया हो या अपने व्यापारी मित्रों के माध्यम से किया हो, इतना अरबों रुपया इन्होंने इसी काम के लिए इकट्ठा किया है कि लोगों को किस तरह से खरीदा जाए, किस तरह से बेचा जाए, किस तरह से उन्हें उनके रास्ते से हटाया जाए। तो वो इस पैसे का इस्तेमाल जो है देश को सक्षम बनाने के लिए नहीं कर रहे हैं, देश की समृद्धि के लिए काम नहीं कर रहे हैं, वो इस देश को भ्रष्ट बनाने के लिए काम कर रहे हैं। जब से संघी मोदी सरकार इस देश में 10 साल में भ्रष्टाचार कई गुना बढ़ चुका है। भ्रष्टाचारी जितने भी इस देश में हैं वो सभी संघियों के पास, सभी भाजपा के पास आ चुके हैं, भाजपा की सरकार में शामिल हैं, और सारे संघी और सारे भाजपा के लोग उन्हीं भ्रष्टाचारियों को अच्छा समझ रहे हैं जो कल तक भ्रष्टाचारी थे। जब वो उनको गालियां दे रहे थे, उनके खिलाफ एक्शन लेने की बात कर रहे थे, उन्हें जेल भेजने की बात कर रहे थे, वो अभी उनके लिए सभी पूजनीय बन गए हैं। मोदी जी खुद कह रहे थे कि ना मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा, लेकिन अब वो इन खाने वालों के सरदार बन गए हैं, जो खा भी रहे हैं और इनको दिखा के खा रहे हैं, फिर भी कुछ नहीं हो रहा है। देश में जो भ्रष्टाचार है वो आज पहले के मुकाबले 4 से 5 गुना बढ़ चुका है, और भ्रष्टाचार इस कदर है कि हर आदमी, भाजपा की सरकार में बैठा हुआ हर भाजपाई सदस्य भ्रष्टाचार में लिप्त है। देश की जनता के साथ कोई न्याय नहीं हो रहा है। अदालतों में भी उनके मुकदमे ठीक से नहीं सुने जा रहे हैं, और सरकार में जो बहुजन समाज है उसकी भागीदारी जो है बहुत कम है, उनकी संख्या के आधार पर भागीदारी नहीं है। अभी गठबंधन की सरकार, इंडिया गठबंधन है, जो जनता से वायदे किए थे, जिसकी संख्या जितनी भारी उसकी होगी उतनी हिस्सेदारी, इस पर काम होना चाहिए। जो विरोधी सांसद जीत कर आए हैं, उन्हें आने वाले संसद सत्र में ये अपनी मांगें, जो कांग्रेस ने अपना
घोषणा पत्र जारी किया था उसको लेकर काम करना चाहिए, उसकी आवाज़ उठानी चाहिए और मोदी को भ्रष्टाचार से रोकना चाहिए। मोदी सबसे बड़े भ्रष्टाचारी सिद्ध हो रहे हैं। चुनावी बॉन्ड के माध्यम से उन्होंने दिखा दिया कि मोदी इस देश में ही नहीं बल्कि दुनिया में सबसे बड़े भ्रष्टाचारी हैं। तो उनको कैसे ठीक किया जा सकता है? जितने भी इस देश में व्यापारी लोग हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो है मित्र मोदी जी के पास हैं। सरकार चुनाव होते ही सबसे पहला जो है एक पोर्ट और अडानी को दे दिया गया। कलकत्ता कलकत्ता का पोर्ट भी अडानी को दे दिया गया। ये सब क्या दिखाता है? ये सब दिखाता है कि सरकार जो है इस चुनाव से कोई सबक नहीं ले पाई है। जनता मोदी के विरुद्ध है। जनता मोदी को देखना नहीं चाहती, लेकिन मोदी में कोई नैतिकता नहीं है। नैतिकता अगर होती तो वो अपने सरकार बनाने का दावा ही नहीं पेश करते। शायद जो है मोदी ऐसे व्यक्ति हैं जिसका नैतिक पतन इस स्तर तक हो चुका है कि उन्हें पता ही नहीं लग रहा कि तुम्हारा नैतिक पतन किस स्तर तक हो गया, और वे कोई भी सीमा उल्लंघन करने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। लेकिन चुनाव आयोग को यह दिखाई नहीं दिया, उनके चुनाव प्रचार पर कोई रोक नहीं लगाई गई और न उन्हें जो है प्रतिबंधित किया गया। इससे लगता है कि चुनाव आयोग जो है मोदी जी के साथ मिला हुआ है। इस चुनाव आयोग को तुरंत बदला जाए। जो नए सांसद, जो विपक्षी सांसद है, कम से कम उनसे ये उम्मीद की जाती है कि वो इस बात का डिमांड रखें, इस बात की मांग रखें, संसद में एक मत से एक आवाज़ से ये मांग करें कि इस चुनाव आयोग को तुरंत बदला जाए। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति जैसे जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट के सुझाव के आधार पर जो है पहले बताया गया था उसी आधार पर हो, मोदी के द्वारा जो कानून बनाया गया है उस आधार पर जो है चुनाव आयुक्त नियुक्त न किए जाएं। इन सभी को देखते हुए मोदी जी ने जो अभी इस चुनाव में जो हेराफेरी की है उसको देखते हुए इन सब बातों से देश की जनता को सावधान होना चाहिए। दूसरी बात हम यहाँ ये कहना चाहेंगे, जो संघ प्रमुख भागवत जी कह रहे हैं वो कहने में और हमें सुनने में तो अच्छा लगता है, क्योंकि वो एक सभ्य व्यक्ति की भाषा लगती है, लेकिन संघी लोग जो है इतने सभ्य हैं नहीं। जो वो कहते हैं उसके विपरीत ही आचरण करते हैं, ऐसा हमने देखा है। संघियों की कार्यशैली ऐसी है कि वो किसी ठहरे हुए पानी में पत्थर फेंक के देखते हैं कि कितना उसमें उबाल आता है या कितना तूफान आता है, और फिर उसी आधार पर वो अपना कोर्स ऑफ एक्शन, आगे का एक्शन लेते हैं। तो इसी तरह चल रहा है। अभी जो दिल्ली में जो संसद भवन है, पुराने संसद भवन में जो प्रतिमाएं वहाँ महापुरुषों की लगी हैं, जिनमें एक बाबा साहब की प्रतिमा भी लगी है, उसको वहाँ से हटाया गया है और उसको चुपचाप हटाया गया है। ऐसा किसी को बताया नहीं, पहले अखबारों में नहीं छपा कि उनका प्लान क्या है, आज तक भी वो पता नहीं लगा कि प्लान क्या है। तो इस देश की जनता को इससे बड़ा रोष है, और शायद मोदी जी को ये नहीं पता है कि जो बाबा साहब के यहाँ स्टैचू लगा है वो स्टैचू के लिए इस देश के बहुजन समाज ने कितना संघर्ष किया। 1962 के चुनाव के बाद इस मूर्ति को लगवाने के लिए, इस प्रतिमा को लगवाने के लिए अंबेडकर के अनुयायियों ने इस देश में बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा किया था। लोग जेल गए थे, 3.5 लाख लोग ऑन रिकॉर्ड जेल गए थे। मोदी जी शायद उस वक्त थे या नहीं थे मुझे नहीं मालूम, लेकिन मोदी जी को ये पता होना ही चाहिए। अगर उन्हें नहीं पता है तो उनके संगियों को पता होना चाहिए कि बहुत बड़ा आंदोलन उस टाइम हुआ था बाबा साहब की प्रतिमा लगवाने के लिए, और पार्लियामेंट के प्रांगण में ये प्रतिमा तभी लग पाई थी। लेकिन अब मोदी जी ने उसे हटा दिया है। मोदी जी को ये भी पता है कि यहाँ हर साल 14 अप्रैल को बाबा साहब के जन्मदिन पर लाखों लोग बहुजन समाज के यहाँ उनको श्रद्धांजलि देने आते हैं, उन्हें नमन करने आते हैं, अपना मत्था टेकने आते हैं। तो शायद वो दरवाज़ा बंद करना चाहते हैं, उनकी यही मंशा है, क्योंकि ये बता के नहीं हटाया गया है। अगर उनका और कोई प्लान है तो उसको पहले जनता में बताते, अखबारों में छाप के उसका जो पूरा प्लान छाप के तब बताते और जनता को अवगत कराते, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि संघियों की मानसिकता हमेशा धोखे से काम करने की रही है और धोखे से ही वो आज तक काम करते आए हैं। उनका यही चरित्र है, फांसीवादी चरित्र है संघियों का। लेकिन हम ये बता देना चाहते हैं कि बहुजन समाज इसका बहुत भारी संज्ञान ले रहा है, उनमें बहुत रोष है
वो जगह जगह मीटिंग करके लोगों को बताएंगे कि ये ऐसा मोदी सरकार ने किया है। मोदी संघीय सरकारों ने बाबा साहब के का अनादर किया है, उनकी प्रतिमा उनको बगैर बताए हटा दिया गया है। और लोगों की भी हटाई हैं, लेकिन जो है ये सिर्फ दिखावे के लिए है, ताकि बाबा साहब को मानने वाले लोग इसको मुद्दे को आगे ना उठाएं, और बाकी लोग जिनका ज़्यादा उतना जनता में फॉलोइंग नहीं है, उनकी मूर्तियां हटाकर, उनकी प्रतिमाएं हटाकर वो दिखाना चाहते हैं कि हम बाबा साहब की प्रतिमा को हटा सकते हैं, तो फिर बाकी तो कुछ है नहीं। क्योंकि बाबा साहब के अनुयायी इस देश में सबसे ज़्यादा हैं, और इस देश में नहीं दुनिया में सबसे ज़्यादा है। उनका ऐसा कोई देश नहीं है आज जहाँ बाबा साहब को, दुनिया में 200 से ज़्यादा देश हैं, बहुत सारे देशों में उनकी प्रतिमाएं लगी हैं, लेकिन मोदी संघियों ने ये काम, वहाँ प्रतिमा वहाँ से हटाने का काम जानबूझकर किया है। और हमको बहुजन समाज के नेता, बहुजन समाज की जनता को नीचा दिखाने के लिए ये काम किया है, ताकि वो चुप रहें, और फिर तो हम अपनी मर्जी से उनका स्टैचू भी हटा देंगे। बाकी लोगों के बहाने से सबको जो है फिर इकट्ठा करके कहीं एक कोने में रख देंगे और कहेंगे देखो हमने यहाँ, हम ऐसा नहीं है। इस देश की बहुजन जनता यही स्वीकार नहीं करेगी। बाबा साहब का स्टैचू जहाँ था उसे वहीं रखा जाए, उसे वहीं खड़ा किया जाए, वहीं उसको स्थापित किया जाए। और दूसरा जो है, बहुजन समाज की दूसरी डिमांड ये होगी, जो नई संसद बन रही है वहाँ पर भी बाबा साहब का स्टैचू स्थापित किया जाए। 1962 में जब मौर्य जी के अगुवाई में ये आंदोलन चल रहा था, तो ये सभी को मालूम होगा, उस वक्त जो है 3-3.5 लाख से ज़्यादा लोग जेल गए थे। तो हो सकता है अभी 3 लाख, 3.5 लाख नहीं, अब 5-10 लाख लोगों को जेल जाना पड़े। लेकिन ये प्रतिमा, बाबा साहब की प्रतिमा जहाँ थी, जिस रूप में थी, उसे वैसे ही स्थापित किया जाए, और नई संसद में भी नई प्रतिमा लाके ऐसे ही प्रमुख स्थान पर लगाया जाए। दूसरे लोगों के साथ या इधर उधर कोने में लगा के या उसके आसपास फिर पेड़ लगा के उनको ढक देने की जो योजना संघियों की चल रही है, वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो हम अपने बहुजन समाज के साथियों से यही कहेंगे, यही निवेदन है कि वो इस मोदी संघीय सरकार के खिलाफ आंदोलन के लिए तैयार रहें। मोदी संघीय सरकार आराम से मानने वाली नहीं है। हम सभी ने देखा है कि किसानों का आंदोलन 13 महीने चला, फिर भी उनको गोलियां देकर ये निपटा दिया गया। इसलिए हमको अपने बड़े आंदोलन के लिए तैयार होना चाहिए। 2018 को जैसे राजनीतिक आंदोलन खड़ा किया था, और ये सरकार, संघियों की सरकार जो है अपने घुटनों पर आ गई थी, उसी तर्ज पर हमको ये आंदोलन बहुत बड़े पैमाने पे करना पड़ेगा। हमको इसके लिए तैयार रहना चाहिए। जय भीम।